Hello students, welcome to our channel Crystal Maths. This is Akansha and we are here to solve sample question paper for Mathematics Standard Class 10th Term 2. एंड यहाँ हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ में। दिस इज़ योर सैम्पल पेपर 2 फॉर द स्टैंडर्ड वर्जन, बट अगर आप सीरीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो ये सैम्पल पेपर 4 है क्योंकि 2 बेसिक आपको कराए जा चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, तो ज़रा इसे पहले अच्छे से लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस आप इसको लिख सकते हैं -4a, एक्स का कोफिशिएंट यही तो होगा -4a, और ये कांस्टेंट टर्म है तो मैं इसे लिख सकती हूँ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों के साइन तो चेंज हुए ही नहीं ना, तो फिर ये इक्वेशन भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ से a निकल कर आया 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b निकल कर आया -4a, एक्स का कोफिशिएंट, एंड c इज़ द कांस्टेंट टर्म 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें x के रूट्स निकालने हैं, विच इज़ -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रा b की वैल्यू रखिए, माइनस ऑफ -4a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 16a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a विच इज़ 1 इंटू c, यानी कि हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा c का अपॉन 2a। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4a प्लस माइनस दिस इज 16a स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -16a स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस होके ही आ जाएगा 4b स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, 16a स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर करती हूँ मैं अगला स्टेप। ठीक है, यहाँ इस तरफ तो देखिए 4a प्लस माइनस यहाँ क्या बचा, √4b स्क्वायर, तो लिख ही देते हैं चलो, अंडर रूट 4b स्क्वायर डिवाइड बाय 2, फिर उसके बाद 4a। अब देखिए अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होगी, ये 2 का ही रूट है, और b स्क्वायर का बन जाएगा b अपॉन 2। सो दिस इज x इक्वल टू, यू कैन से यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो दिस इज 2a प्लस माइनस b अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी 2a प्लस माइनस b। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि x की क्या वैल्यूज़ आपको मिल गई, x की 2 वैल्यूज़ आपको मिल गई हैं। एक बार सिर्फ प्लस साइन रखकर 2a प्लस b, ठीक है, और एक बार माइनस साइन रखकर x इक्वल टू 2a माइनस b। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर surface areas if the ratio of the volume of two spheres is 8:27। यानी कि यहाँ आपको दो स्फेयर्स का वॉल्यूम का रेशियो गिवन है। मान लीजिए एक ये स्मॉल स्क्वायर है जिसका रेडियस है स्मॉल r, और एक ये बड़ा स्क्वायर बोल रही हूँ सॉरी मैं, स्फेयर है जिसका रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम दी गई है, वॉल्यूम का रेशियो दिया गया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 4/3 पाई r क्यूब रेशियो 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ये आपको दिया गया है 8/27। आप कुछ भी मान सकते हैं, पहले स्मॉल r क्यूब ले लीजिए, नीचे r कैपिटल R ले लीजिए, कोई बात नहीं है, बट आपको फिर उसी हिसाब से मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ गिवन है, वॉल्यूम को हमने रेशियो में लिख लिया है। 4/3 पाई से ये कट जाएगा, यानी कि आपके पास क्या आया, यहाँ देखिए आपके पास आया, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ r/r टू द होल क्यूब इज इक्वल टू, इसको मैं बोल सकती हूँ 2 का क्यूब, और इसको मैं बोल सकती हूँ 3 का क्यूब, यानी कि इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो वी कैन से r/r की वैल्यू आ गई है 2/3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अब आगे देखिए बोला क्या है क्वेश्चन में कि इसके सरफेस एरियाज फाइंड आउट करने हैं, यानी कि अगर आपने वॉल्यूम का रेशियो ये दे रखा है आपको, तो इनके सरफेस का रेशियो क्या होना चाहिए, फिर होना चाहिए भाई 4πr स्क्वायर डिवाइड बाय 4π स्मॉल r स्क्वायर। ये आपको फाइंड आउट करना था। 4π से 4π कैंसिल हो गया, r स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ r/r का होल स्क्वायर,
ठीक है, अब ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो आप इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर लीजिए। इसकी जगह लिखिए 2/3 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9। सो दिस विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपको ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा ये एपी के फॉर्म में है। ठीक है, 3, 5, 7 कॉमन डिफरेंस सभी का देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सभी का कॉमन डिफरेंस सेम है। यहाँ नीचे भी आपको सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो देखिए, आपको सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी पता होना चाहिए कि अगर सम किया जाता है एपी के एन टर्म्स का तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी इज द डिफरेंस, a इज द फर्स्ट टर्म। अब आप ज़रा इस वैल्यू को देखिए, यहाँ 3 + 5 + 7 ये AP के फॉर्म में है, यानी कि मैं इसको फॉर्मूले में अगर रखूँगी तो मुझे लिखना पड़ेगा n/2 2 इंटू a इज़ द फर्स्ट टर्म, यानी कि यहाँ तो 3 है, प्लस n-1, n मुझे यहाँ पता नहीं है, इंटू डी। डी क्या है भाई, 2 का डिफरेंस है, तो यानी कि +2 का यहाँ डिफरेंस है। उसी तरह से आप डिनोमिनेटर में देखेंगे तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी लग सकता है, अप्लाई हो सकता है। a यहाँ पर 5 है, प्लस n-1, n यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो आप n की जगह यहाँ पर 10 लिख सकते हैं, 10-1 इंटू डी। डी क्या है यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 7। अब इसे सॉल्व कीजिए, n/2 से n/2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे हम यहाँ पे, सॉरी एक चीज़ और, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू मैं दोबारा यहाँ रखना भूल गई, तो यानी कि ये कैंसिल नहीं होगा, n तो n ही रहेगा भाई। 2 5 × 10 इस तरह से हो जाएगा ये कुछ। अब देखिए, ऊपर सॉल्व करने के बाद आपके पास ये बचेगा n 6 + 2n-2। ठीक है, 2n-2 ये ऊपर रहेगा और नीचे आएगा 5 2 × 10 एंड दिस इज 10 + 27, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू 7। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए, जब आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, कुछ इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, 2n² + 4n अपॉन नीचे आपको सॉल्व करने पे मिलेगा 370 इज इक्वल टू 7। 370 को मल्टीप्लाई में ले जाइए और आप उस टर्म को नेगेटिव में यहाँ ले आइए, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2n² + 4n - 2590 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, देखिए n² + 2n - 1295 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आपको 2 रूट्स मिलेंगे यहाँ, n + 37 n - 35 इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताइए, यहाँ से तो n की वैल्यू आई है -37। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू आ रही है n इज इक्वल टू 35। ठीक है, क्योंकि n - 35 को आप 0 रखेंगे। आप एक बात बताइए, क्या कभी भी टर्म्स जो है नेगेटिव में हो सकते हैं क्या? कभी ऐसा कहा जा सकता है कि इसके अंदर -37 टर्म्स होंगे, यानी कि n कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। सो 35 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, आप बोल सकते हैं 35 जो है n की वैल्यू है यहाँ पर, राइट। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपको एक इंटरनल चॉइस गिवन है। यहाँ एपी आपको गिवन है और कहा है इसका मिडिल टर्म बता दीजिए। ठीक है, तो मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के आपको सबसे पहले n पता करना होता है कि क्या नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है। तो देखिए, इस एपी में जो फर्स्ट टर्म होगा विच इज़ a, दिस इज 0.6। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस होगा उसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं, प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देते हैं, यानी कि पीछे वाले टर्म को माइनस कर देते हैं। तो आपको यहाँ से मिल जाता है 1.1 इज द कॉमन डिफरेंस। अब देखिए, nth टर्म यहाँ पर क्या है, तो nth टर्म आपको पता है 27 है। फॉर्मूला पता है किसी को nth टर्म ऑफ एन एपी का? ऑब्वियसली a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर an की वैल्यू nth टर्म लगाइए, a की वैल्यू लगाइए, n की वैल्यू आपको निकालनी है और d की वैल्यू है 1.1। इसे सॉल्व कर लीजिए, n की वैल्यू आपके पास 25 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अगर n इवन होते हैं तो उसके लिए मिडिल टर्म का फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन यहाँ पर n जो है वो ऑड है। ऑड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ऑड के लिए मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है n + 1/2th टर्म, यानी कि
इसको सॉल्व करने पे जो भी ये टर्म आएगा ना उसको हम सॉल्व करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ 25 है तो आप ज़रा वैल्यू यहाँ 25 रखिए। 25 + 1 इज़ 26 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, इसको काटने के बाद 30th टर्म, यानी कि इस सीरीज़ का, ये जो सीरीज़ आपको गिवन है, सीक्वेंस आपको गिवन है एपी का, उसका 30th टर्म जो है वो इसका मिडिल टर्म होगा। तो अब 30th टर्म आपको यहाँ से फाइंड आउट करना होगा। A13 आपको फॉर्मूला पता होगा, यही सेम फॉर्मूला आप रखिए। n की जगह यहाँ 13 रखिए, a की वैल्यू रखिए यहाँ पर 0.6 प्लस 13 - 1 यानी कि 12 इंटू d यानी कि 1.1। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको मिलेगा 13.8 इज द 30th टर्म ऑफ दिस AP एंड दिस विल बी योर आंसर। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मिडिल टर्म का फॉर्मूला फॉर व्हेनेवर n इज इवन क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोला है इफ़ द मीन ऑफ A, B एंड C इज़ M, यानी कि A, B, C का जो मीन है वो M है, और आपको ये भी दिया गया है AB + BC + CA = 0, और बोला गया है A² B² और C² का मीन KM² है। तो आप ज़रा 5K फाइंड आउट कीजिए, यानी कि आपको सबसे पहले K की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब आप देखते जाइए धीरे धीरे कि ABC का मीन M है, तो मैं क्या इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, A + B + C डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू M, क्योंकि मीन का मतलब तो यही होता है। अब देखिए यहाँ से एक वैल्यू निकल कर आई, A + B + C = 3M। ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद स्क्वायरिंग कर देंगे ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए क्या आया, A + B + C का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करने पर आया 9M²। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी होती है, अगर आपको पता हो तो। इसकी वैल्यू क्या होती है, A² + B² + C² + ट्वाइस AB + BC + CA। मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगी, नहीं पता हो तो इसे याद कीजिएगा। दिस इज़ द आइडेंटिटी, जैसे A + B का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हुआ। अब देखिए आगे, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है कि 0 है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको 0 गिवन है, यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको A² + B² + C² की वैल्यू सिर्फ मिल जाएगी 9M²। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब देखिए यहाँ क्या बोला है, मीन ऑफ A² B² C², इसको ज़रा यहाँ लिखिए कि ये आपको बताया गया है कि A² B² एंड C², इसका जो मीन है वो आपको दिया गया है KM²। मीन तो सभी को पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइड बाय द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ आपके पास A² + B² + C² की वैल्यू 9M² आ रही है, यानी कि मैं यहाँ इस वैल्यू का यूज़ करती हूँ, 9M² डिवाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू KM²। यहाँ से इसे कैंसिल आउट किया गया तो 3M² KM² के बराबर आ गया, यानी कि M² से M² कैंसिल हो गया और K की वैल्यू आ गई 3। आपको फाइंड आउट करनी थी 5K की वैल्यू। ऑब्वियसली 5K की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप रख दीजिए यहाँ पे, तो 5K की वैल्यू हो गई 15। दैट विल बी योर आंसर। देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ़ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपको बोला है कि इसके रूट्स तो रियल और इक्वल हैं। आपको ये दिखाना है कि अगर ये इनके रूट्स रियल और इक्वल हैं तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम आपको दे रहे हैं इनके भी रूट्स इक्वल होंगे। तो चलिए एक बार इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं। x² + 2px + mn = 0, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन आपको गिवन है x² - 2m + n x + m² + n² + 2p² = 0। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अगर इक्वेशन नंबर 1 के आपको गिवन है कि इक्वल रूट्स हैं, ये आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इक्वल रूट्स का मतलब तो हमें पता है भाई, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है।
ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि ये भी 0 होगा। तो यहाँ से b की वैल्यू देखिए, x का कोफिशिएंट है 2p का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और c इज द कांस्टेंट टर्म, दिस विल बी 0। यहाँ आ गया 4p स्क्वायर माइनस 4mn विल बी 0, 4 कॉमन ले लीजिए, p स्क्वायर माइनस mn विल बी 0। और यहाँ से पता चला आपको कि p स्क्वायर जो है mn के बराबर है। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, क्योंकि ये अभी काम आने वाली है आपके। अब चलिए इक्वेशन नंबर 2 की बात कर लेते हैं ज़रा। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट भी 0 आ जाए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसके भी रूट्स इक्वल होंगे? बिल्कुल कह सकते हैं। यानी कि सबसे पहले तो हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होगा। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac वही फॉर्मूला। तो इसका जो कोफिशिएंट है b यानी कि x का कोफिशिएंट इज माइनस 2m प्लस n, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई बाय a यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। अब देखिए इसको एक बार ओपन कर लेते हैं तो आपको ये मिलेगा 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, और यहाँ से भी आपको कुछ ऐसा ही मिल रहा है 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं mn की जगह पर p स्क्वायर रख देती हूँ, ठीक है, या फिर कुछ बच्चे कहेंगे हम p स्क्वायर की जगह पर mn रख दें, ठीक है, एक लेट सपोज कि मैंने p स्क्वायर की जगह पर mn रख दिया, ठीक है, तो क्या ये वाला इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर नहीं होगी? यानी कि ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट, राइट। तो ये एक तरह से कैंसिल आउट किया जा सकता है यूजिंग इक्वेशन 3, सो दिस विल बी 0। और जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है वी कैन से दैट इक्वेशन नंबर 2 हैज़ इक्वल रूट्स, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 के भी रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो जिसको नहीं समझ में आया होगा बस इतना समझ लीजिए कि p स्क्वायर की जगह पर हमने mn को पुट कर दिया है, तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं एक तरह से सेम आ गई हैं, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन नंबर 5 में इंटरनल चॉइस आपको गिवन है, 3 consecutive positive integers are such that the sum of the square of first and product of other two is 46। इसके इंटीजर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं। भाई कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो मैंने मान लिया x है, x प्लस 1 है और x प्लस 2 है। कॉन्जिक्यूटिव हैं, लगातार हैं, आप कह सकते हो इस बात को। तो क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, पहले का तो स्क्वायर कर दो, पहले वाले का तो स्क्वायर करो, और प्रोडक्ट कर दो बाकी के दो का, यानी कि इन दोनों का कर दो प्रोडक्ट, यानी कि x प्लस 1 और x प्लस 2 कर दिया प्रोडक्ट, और उनका सम कर दो, ये बोला गया। सो दैट विल बी इक्वल टू 46, ये जो है वो 46 के बराबर होगा, ठीक है। तो आपने इक्वेशन बना ली, वेरी गुड। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए भाई, इसको सॉल्व सभी लोग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की आपको कंडीशन मिलेगी और यहाँ से बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 44 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे सॉल्व करना सभी जानते हैं, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बहुत देर से हम उसी फॉर्मूले का काफ़ी यूज़ सीख चुके हैं। सो दिस इज़ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यानी कि माइनस 44 अपॉन 2a, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको मिलेगा माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 361 डिवाइड बाय 4। आपको पता होगा 361 होता है किसका रूट, 19 का रूट होता है। देखिए मैंने दोबारा से लगा दिया, 19 का रूट होता है डिवाइड बाय 4। तो एक बार आपको प्लस साइन लेना पड़ेगा और एक बार आपको माइनस साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 19 डिवाइड बाय 4 और x इक्वल टू माइनस 3 माइनस 19 डिवाइड बाय 4। यहाँ से सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 4 x की वैल्यू, और यहाँ से सॉल्व करने पर आपको मिलेगा माइनस 22/4। सो दीज आर द वैल्यू फॉर x। अब ये तो x की वैल्यूज़ हो गई, लेकिन आपको
क्या बताने थे, ये पॉजिटिव इंटीजर्स बताने थे, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन एक्स की वैल्यूज़ को यहाँ रखेंगे। लेकिन क्या पॉजिटिव इंटीजर्स में आप नेगेटिव साइन रख सकते हैं क्या, ये वाला साइन तो नहीं रख सकते। तो आप इस वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, आप 4 वैल्यू को कंसिडर करेंगे। और यहाँ अगर मैं x की जगह पर 4 पुट करती हूँ तो आपको देखो यहाँ मिलेगा 4, 4 + 1 is 5 and 4 + 2 is 6. So these are the consecutive positive integers according to this question. देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ आपको गिवन है कि O एक सेंटर है और एंगल BDC आपको गिवन है 42 डिग्री है। यहाँ दिख रहा होगा आपको BDC, ठीक है। अब आगे देखिए इन्होंने बोला है फाइंड एंगल ACB, ठीक है। ACB यानी कि ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या किसी ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है क्या, कि जब भी डायामीटर, मान लीजिए ये सर्कल का डायामीटर है, ये अगर सेमी सर्कल पर कोई भी एंगल इस तरह से बनाता है, ठीक है, तो वो एंगल हमेशा क्या रहता है, वो एंगल हमेशा 90 डिग्री रहता है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल, पता होना चाहिए सभी को भाई। अब देखिए ये क्योंकि O एक सेंटर है इस सर्कल का, तो OC एक रेडियस है, बट ये AC क्या हो गई, इसकी डायामीटर हो गई। AC क्या हो गई, एक डायामीटर हो गई। उसी तरह से क्योंकि OB एक रेडियस है, तो फिर OD भी एक रेडियस है, यानी कि आप कह सकते हैं BD क्या हो गई, ये भी एक डायामीटर हो गई। ये देखिए मैं इसे थोड़ा शेड कर देती हूँ, BD क्या हो गई, ये एक डायामीटर हो गई। और डायामीटर से बनने वाला कोई भी एंगल सेमी सर्कल पर हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। आप कह सकते हैं कि ये एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री होगा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। आप यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि भाई ये तो 90 डिग्री होगा। अच्छा एक और बात बताइए, अगर OC, एक और बार इस डायग्राम को ज़रा यहाँ क्लियरली देख लीजिए। मान लीजिए ये है O, दिस इज C, दिस इज D एंड ये OCD, ठीक है। अगर OD रेडियस है तो OC भी रेडियस है। और आपको पता है ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि अगर ODC 42 डिग्री है तो फिर OCD भी क्या हो जाएगी, 42 डिग्री हो जाएगी। लेकिन अभी तो हमने कहा कि ये जो OCB है, ये वाला जो पूरा एंगल है, इसको और दूसरे कलर से करते हैं, OCB ये वाला जो पूरा एंगल है, ये मैंने बताया कि 90 डिग्री अभी यहाँ पर बताया, ठीक है, क्योंकि ये इस डायामीटर की वजह से बना था, तो ये 90 डिग्री है। मुझे निकालना है एक्चुअल में ये वाला एंगल विच इज़ ACB, मुझे ये एंगल निकालना है ACB। तो मैं क्या करूँगी, 90 में से इस 42 को माइनस कर दूँगी, राइट। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे, देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, एंगल OCD प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला प्लस ये वाला एंगल, ये प्लस ये, दोनों ही एंगल मिलके 90 बना रहे हैं। लेकिन हम देखें तो ये जो OCD है ये ऑलरेडी आपको 40 गिवन है, 42 आपको पता चल गया कि ये तो भैया आइसोस्केलेस बन जाता है दो साइड्स जब बराबर होती हैं, ठीक है। तो OCD तो है ही आपके पास, OCB यहाँ से निकल जाएगा आपके लिए। एंगल OCB आ गया आपके पास 48 डिग्री। अब एक बात बताइए कि ये है OCB, ये वाला एंगल OCB है, और ACB भी तो यही वाला एंगल है, तो बात तो वही हो गई। यानी कि आपका आंसर चाहे OCB हो या ACB हो, दोनों ही एंगल सेम होंगे, 48 डिग्री रहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए सेक्शन B स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। A tree breaks due to the storm and the broken part bends such that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with the ground. इस तरह का क्वेश्चन कल भी सैम्पल पेपर में था। मान लीजिए ये कोई ट्री है इस तरह से, और ये यहाँ बीच में से टूट जाता है, और ये जो टूटा हुआ पार्ट है ये इस तरह से यहाँ आके नीचे गिर जाता है और एक एंगल बना लेता है ग्राउंड के साथ में, ठीक है, 30 डिग्री का एक एंगल बना लेता है। बोला है द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, इस पॉइंट तक जहाँ पे ये टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को, और ये जो फुट है ट्री का, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको गिवन है 10 मीटर की। कह रहा है हाइट फाइंड आउट करो, यानी कि ये टोटल हाइट आपको पता करनी है। मान लीजिए लेट से दिस विल बी
x and this will be y। कल इसी तरह का क्वेश्चन कराया था, जिन स्टूडेंट्स ने देखा होगा वो बता सकते हैं कि अगर ये सेक्शन y है तो यही तो सेक्शन है जो गिरा है, तो यानी कि ये इसकी लेंथ भी क्या होगी, y ही होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 1030 का। इस वाले पार्ट में हम फॉर्मूला लगाएंगे 1030। 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज x अपॉन बेस, सो दिस इज x अपॉन 10। नाउ 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 x अपॉन 10। x की वैल्यू आपको मिल गई 10/√3। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू पता चल गई। अब देखिए x की पता चल गई आपको, अब y के पता लगानी है, यानी कि ये वैल्यू अब आपको पता लगानी है। फिर से इसी ट्राइंगल पे आइए दोबारा से। अब आप ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कीजिए cos 30 विच इज़ बेस अपॉन हाइपोटन्यूज। बेस इज 10, हाइपोटन्यूज इज y। cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 इज इक्वल टू 10 अपॉन y। यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 20/√3। ठीक है, बट एक्चुअली आपको तो टोटल हाइट पता करनी है ट्री की, सो द टोटल हाइट विल बी x प्लस y। x की वैल्यू है 10/√3 और y की वैल्यू है 20/√3। ये ओरिजिनल हाइट आपको पता करनी है, दिस इज 30/√3। ठीक है, आप कह सकते हैं यहाँ से इसको 3 × 10 करके लिख सकते हैं /√3। एक √3 से एक √3 कैंसिल होगा, बट एक √3 अभी भी बचेगा, यानी कि यहाँ पर रह जाएगा 10√3। ठीक है, ये वाला आपको पता होना चाहिए भाई, 3 जो होता है कॉम्बिनेशन होता है √3 मल्टीप्लाई बाय √3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक बचेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में एक इंटरनल चॉइस आपको गिवन है। क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन of an artificial satellite measured from two earth stations are 30 and 60 डिग्री respectively। आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ एक सैटेलाइट है और मान लीजिए यहाँ पर ये दो अर्थ स्टेशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया गया है। ये दो अर्थ स्टेशंस हैं, मान लीजिए दिस इज C and D, these are the earth station and A is the satellite। A की जो हाइट है दिस इज AB, ये टोटल हाइट है इस सैटेलाइट की, इसको हम बोल देते हैं h। ठीक है, आगे देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ स्टेशंस विच आर इन स्ट्रेट लाइन बिलो द सैटेलाइट इज 4000 किलोमीटर, यानी कि इन दो अर्थ स्टेशंस के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 4000 किलोमीटर। ये CD की डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, इन दो अर्थ स्टेशंस के बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको। तो आप मान लीजिए ये जो DB वाली डिस्टेंस है दिस इज x किलोमीटर। अब आपको ये हाइट पता करनी है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमने मेंशन नहीं किया है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ये मैं पहले भी क्लासेस में बता चुकी हूँ कि जितना आप पास होंगे किसी भी चीज़ के, एंगल ऑफ एलिवेशन उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको उतना ही गर्दन ऊंचा करके देखना पड़ेगा, और जितना दूर होंगे इस सैटेलाइट से उतना ही आपको कम अपनी गर्दन को ऊंचा करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। तो ये कम वाला हो गया और ये ज़्यादा वाला हो गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ ट्रायंगल ABC, इस पूरे वाले में देखिए ज़रा, तो इसमें मैं 1030 वाला रेशियो ज़रा लगा रही हूँ विच इज़ AB अपॉन BC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1030 की वैल्यू है 1/√3, AB की वैल्यू है h और BC की वैल्यू है 4000 प्लस x। यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल गई भाई, 4000 प्लस x इज इक्वल टू √3h, और इसको आप इक्वेशन 1 दे देंगे नाम। ठीक है, अब आप देखिए भाई ट्रायंगल ABD में, चलिए ट्रायंगल ABD में यहाँ देखिए इस वाले में, तो आप यहाँ पर लगाइए 1060। 1060 अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज़ h अपॉन x। ठीक है, 1060 की वैल्यू तो √3 होती है, h अपॉन x, यानी कि यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई h अपॉन √3। ठीक है, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब आप ज़रा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को साथ रख के देखिए, क्या आप x की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 4000 प्लस x की वैल्यू पुट कर दीजिए, h/√3 इज इक्वल टू ये है √3h। अब क्या आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हैं, टाइम दो। तो ये हो जाएगा भाई 4000 √3
प्लस एच, और ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3h, यहाँ h को माइनस में ले जाइएगा 2h हो जाएगा, और जब आप h की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2000 √3। लेकिन √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आप रख सकते हैं, तो रख दीजिए। क्या जा रहा है हमारा 1.732, वैल्यू आ जाएगी h की आपके पास 3464 किलोमीटर, एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा वैसे तो। चलिए, तो यहाँ पर आपको मीडियन फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्लास लिख दिया है और फ्रिक्वेंसीज लिख दी हैं। आप सभी को पता होगा क्लास मार्क निकालते हैं, यानी कि इसका मिड पॉइंट निकालना होता है आपको क्लास का। ठीक है, तो 0 से 10 के बीच का मिड पॉइंट है 5, 10 to 20 के बीच का है 15, उसी तरह से यहाँ 25। और मिड पॉइंट निकालने के लिए एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई क्लास मार्क। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमने बोला था कि आप फ्रीक्वेंसीज को ऐड ऑन करते जाइए। मान लीजिए यहाँ 8 लिखा है, 8 + 7 15, 15 + 15 30, 30 + 20 is 50, 50 + 12 is 62, 62 + 8 is 70, and 70 + 1 is 80। सो वी कैन से यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई, 80 हो गई, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले n/2 पता करना होता है। n/2 यानी कि 80/2 विच इज़ 40। तो अब आप मुझे बताइए कि 40 किस इंटरवल में लाई करेगा। ऑब्वियसली भाई 30 यहाँ इसमें क्यूमुलेटिव में देखना पड़ता है ना हमें, तो 30 में तो 40 आएगा नहीं, 30 के बाद ही आएगा। यानी कि आपको आपकी मीडियन क्लास मिल चुकी है, दिस इज़ योर मीडियन क्लास। ठीक है, यहाँ से आप देखिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन f इंटू h। h इज द क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है, 0 to 10, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो भाई डिफरेंस तो 10-10 का डिफरेंस है, यानी कि क्लास साइज क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। h की जगह पर आपको 10 रखना पड़ेगा। अब देखिए मीडियन क्लास आपको मिल चुकी है, इसका लोअर लिमिट क्या है 30, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ L। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ f, स्मॉल f। ठीक है, और दूसरी बात, आपको जो ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए वो इसे मत रख लीजिएगा, हमेशा इसके ऊपर वाली ही वैल्यू को क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी माना जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे भाई CF की जगह पर, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की जगह रखेंगे। अब जल्दी से मीडियन निकाल लेते हैं। लोअर लिमिट प्लस n/2 इज 40 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रिक्वेंसी। सॉरी, फ्रिक्वेंसी को मैंने यहाँ गलत मेंशन कर दिया, दिस इज x, क्लास मार्क है ये, तो दिस इज द फ्रिक्वेंसी। सो फ्रिक्वेंसी है यहाँ 20 इंटू h, h इज 10। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए आप, तो आपको मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी 35। जिन्होंने भी पहले के क्वेश्चन पेपर्स ना देखे हों वो ज़रूर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन दिया गया है, और ये क्वेश्चन पहले भी कराया गया है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे सबसे पहले आपको 3 सेंटीमीटर की एक रेडियस ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर की रेडियस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। ठीक है, और कहा है ड्रॉ अ सर्कल, तो आप क्या करें, इसको रेडियस मानते हुए 3 सेंटीमीटर की रेडियस मानते हुए एक सर्कल यहाँ ड्रॉ कर लें। ठीक है, थोड़ा सा रफली बन जाता है यहाँ पे, तो उसके लिए सॉरी, बट दिस इज़ द 3 सेंटीमीटर रेडियस सर्कल। ठीक है, इसको एक मिनट। अब देखिए ये है 3 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल। अब आपसे बोला है एक पॉइंट आपको 7 सेंटीमीटर दूर, इस सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट रखना है, और वहाँ से 2 टेंजेंट इस सर्कल पर आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। तो आप क्या करें, इसको नाम दे दें O एंड दिस इज C। ठीक है, अब इस OC रेडियस को आप 7 सेंटीमीटर तक सबसे पहले तो एक्सटेंड कर दें। तो ये OC अभी 3 सेंटीमीटर तक है, आप इसे 7 सेंटीमीटर पर ले जाएं। ठीक है, तो यहाँ आपको P पॉइंट मिल जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, अब हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप एक बार कोई भी लेंथ आप यूज़ कर सकते हैं। P को P पर कंपास रखने पर इस तरह से आर्क बनाएंगे यहाँ और यहाँ।
ठीक है, और उसी तरह से ओ पर कंपास रख के उसी सेम रेडियस से आप यहाँ एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, एक और बार मैं इसको ज़रा कर देती हूँ इस तरह से। ठीक है, अब इसे मैच कर देते हैं तो ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा ओ पी का। देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, अब इस पॉइंट को नाम दे दीजिए क्यू, क्योंकि अब ये क्यू पी एक रेडियस हो गई और ये ओ क्यू भी एक रेडियस हो गई। तो इस क्यू ओ इसको रेडियस मानते हुए हम यहाँ ओ क्यू को रेडियस मानते हुए, ठीक है, ये ओ क्यू है ना, इसको हमने रेडियस माना है। मैं क्यू पर कंपास रख रही हूँ, ओ पर पेंसिल रख रही हूँ और इसको इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, देख पा रहे होंगे। अब देखो क्या करेंगे हम, ये बिग सर्कल, ये जो स्मॉल सर्कल को कट कर रहा है ना, हम पी पॉइंट से वहाँ तक की टेंजेंट बना देंगे। ठीक है, यानी कि हमें पॉइंट मिल गया कि किस पॉइंट पर ये टेंजेंट जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, देखो यहाँ भी कर देते हैं इसी तरह से। ठीक है, तो यही आपके क्वेश्चन में बोला गया था कि ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड नाउ मेजर द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। अब आपको यहाँ पे हर एक टेंजेंट की, दोनों टेंजेंट की लेंथ को मेजर करना है। अब मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को नाम दे दीजिए ए और बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ओ ए को ज्वाइन कर लेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, मेजर करने के लिए स्केल यूज़ मत करने बैठ जाना, हमारे पास आइडेंटिटी होती है पाइथागोरस थ्योरम। पता होगा सभी लोगों को कि रेडियस जो है हमेशा टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। नहीं पता हो तो अब दिमाग में बिठा लो कि रेडियस हमेशा टेंजेंट पर, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये याद रखना, रेडियस हमेशा टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। अब मुझे AP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ से AP तो बेस है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड OP इज द हाइपोटेन्यूज। तो मैं कह सकती हूँ भाई OP स्क्वायर, यानी कि हमारे आइडेंटिटी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि OA का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि AP का स्क्वायर। अब मुझे तो AP की लेंथ फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ AP का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OA को उधर ले जाइए, OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। OP की जो लेंथ है वो 7 है। ठीक है, और OA की लेंथ आपको पता है, रेडियस क्या थी यहाँ 3 सेंटीमीटर थी, तो A की लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर है। सो आई कैन से 3 स्क्वायर। सो नाउ 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 9 यू कैन से 40। तो AP स्क्वायर की आई है, ये याद रखना, AP स्क्वायर की डिजिट आ गई है 40, बट AP के लिए आपको रूट निकालना पड़ेगा 40 का, विच इज 6.32। ठीक है, सो दिस इज द लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट, याद रखिएगा ये। चलिए अब देखिए सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी टेबल। यहाँ पर आपको मीन ऑलरेडी गिवन है और यहाँ F1 और F2 की वैल्यू, यानी कि ये जो फ्रिक्वेंसी है इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको टोटल फ्रिक्वेंसी भी गिवन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्लास लिख दिया है, फ्रिक्वेंसी लिख दी है। xi इज द मिड पॉइंट, जिसको हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके भी निकाल सकते हैं, और आप जनरली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। यहाँ से ये xi आ गया। अब xi इंटू fi अगर मैं करती हूँ तो यहाँ तो आ गया भाई 170, यहाँ 30 मल्टीप्लाई बाय F1, दिस इज 1600, 70 मल्टीप्लाई बाय F2 एंड दिस इज 1710। ठीक है, अब देखो हमें, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, यही होता है फॉर्मूला। तो हम fi xi का सिग्मा तो ज़रूर निकालना पड़ता है हमें। ठीक है, तो जो ये वैल्यूज़ हैं इनको प्लस करने के बाद तो यहाँ आएगा 3480, बट ये जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं इन्हें भी लिखना पड़ेगा, 30 F1 प्लस 70 F2। तो ये आ गया सिग्मा fi xi। इसी तरह से जब आप फ्रिक्वेंसीज ऐड करेंगे तो सिग्मा fi विल बी, जब आप इन वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आएगा 68, और ये वैल्यूज़ जो बच गई हैं उन्हें भी ऐड ऑन करना पड़ेगा।
ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो टोटल फ्रिक्वेंसी है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में 120 गिवन है। तो यहाँ ज़रा सॉल्व करते हैं कि 68 प्लस F1 प्लस F2, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 120। तो यहाँ से F1 प्लस F2 की वैल्यू आपके पास आ जाती है 52। सो दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर आपने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया इसको। अब देखिए मीन आपको क्या गिवन है, मीन आपको 50 गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, यानी कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI इज इक्वल टू 50 आपको ऑलरेडी गिवन है। यहाँ एक काम कीजिए, वैल्यूज़ रख दीजिए सिग्मा FI/XI की, यही तो वैल्यूज़ होती हैं। तो मैं यहाँ रख देती हूँ इन्हें 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 अपॉन सिग्मा FI की वैल्यू तो आपको पता ही है, क्वेश्चन में गिवन है आपको 120, तो डायरेक्ट रख दीजिए इज इक्वल टू 50। इस 120 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे इस 120 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी कुछ 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 इज इक्वल टू 6000। ठीक है, सॉल्व करने पर 30 F1 प्लस 70 F2 विल बी इक्वल टू 2520। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दो वेरिएबल में आपको दो इक्वेशंस मिल चुकी हैं, क्या आप सॉल्व कर पाएंगे इन्हें? ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से F1 की वैल्यू निकाल लीजिए 52 माइनस F2 और वो यहाँ रख दीजिए F1 में। ठीक है, वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सब्सटीट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको F1 की वैल्यू मिलेगी 28 एंड F2 की वैल्यू मिल जाएगी 24। ठीक है, यू कैन सॉल्व, राइट। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार रीड करते हैं। इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन, एक ये रेक्टेंगुलर लॉन है इस तरह से, इसकी डायमेंशन दी गई है 40 मीटर। एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड, यानी कि इसके बीच में यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। सो दैट द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड वुड बी दिस, यानी कि अब ये जो एरिया ये बचा ना, जो पॉन्ड के इर्द गिर्द है ये वाला जो एरिया बचा, इसका एरिया आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 1184 मीटर स्क्वायर। आपको पॉन्ड की लेंथ और ब्रेथ बतानी है। ठीक है, अब आप मुझे खुद बताइए कि अगर ये 50 है, ठीक है, कुछ इस तरह से ले लीजिए इसको, मान लीजिए ये 50 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, एंड ये 40 मीटर है। अब इसके अंदर आपने एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड बना दिया इस तरह से, और इसकी विड्थ हमने मान ली कि यहाँ से भी x है, यहाँ से भी x है, यहाँ से भी x है और यहाँ से भी x है, सेम आपने हर जगह से स्पेस छोड़ी है। अगर इसकी लेंथ 50 है तो 50 में से आपको इधर का x भी माइनस करना पड़ेगा और यहाँ का x भी, यानी कि जो पॉन्ड की लेंथ बची वो क्या रह गई, 50 माइनस 2x रह गई। सो द लेंथ ऑफ पॉन्ड विल बी 50 माइनस 2x। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब देखो ब्रेथ में भी सेम कंसेप्ट है। ब्रेथ ऑफ पॉन्ड अगर आप देखें, पहले ब्रेथ जो है बाहर वाली वो 40 है, बट उसमें से आपको ये वाला x भी माइनस करना पड़ रहा है, इतना x, और यहाँ वाला x भी माइनस करना पड़ रहा है, तब ये निकल पाएगा ब्रेथ ऑफ पॉन्ड। तो यानी कि 40 में से आपको 2x माइनस करने पड़ेंगे। दीज आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड। ठीक है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ आपको रेक्टेंगुलर इसकी लॉन की तो दे ही रखी है। अब मुझे खुद बताओ, अगर हमें एरिया ऑफ ग्रास यानी कि ये वाला एरिया निकालना है जो मैंने इधर शेड किया हुआ है, तो आपको इस बड़े वाले रेक्टेंगल में से स्मॉलर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, सिंपल बात है। सो यू कैन से द एरिया ऑफ ग्रास सराउंडिंग पॉन्ड, ठीक है, दिस विल बी आपको दे रखा है 1184, और अगर मैं इसका एरिया लॉजिकली निकालती हूँ सो दिस विल बी 50 मल्टीप्लाई बाय 40, यानी कि बड़े वाला रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा छोटे वाला रेक्टेंगल का एरिया, तो वो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि 50 माइनस 2x
और ये हो जाएगा 40 माइनस 2x, दिस विल बी इक्वल टू 1184। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आप सॉल्व ज़रूर कर सकते हैं इस चीज़ को। पूरा सॉल्व करेंगे आप तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आपको मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं फिर से आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। थोड़ा से ऊपर कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट यानी कि x की वैल्यू आप फाइंड आउट करें। देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप देख रहे हो क्वाड्रेटिक का कितना यूज़ हो रहा है जब से। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में यूज़ हो गया। माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ माइनस 45, प्लस माइनस बहुत बार बता चुकी हूँ कि भाई b जो है x का कोफिशिएंट है, सो दिस विल बी माइनस 45 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू c अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ से आप x सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 45 प्लस माइनस इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 29 डिवाइड बाय 2। ठीक है, एक बार आप प्लस रख सकते हैं, तो इस तरह से करते हैं कुछ कि एक बार तो हमने रख लिया भाई प्लस 29 डिवाइड बाय 2 और एक बार हमने रख लिया माइनस 29 डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करने पर आपको x की वैल्यू मिलती है 37 और यहाँ सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिलती है 8। ठीक है, बट आप मुझे बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि 40 में से आप 37 स्पेस छोड़ सको? जैसा हमारी x की वैल्यू निकल रही है 37, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप पूरे 40 लेंथ में से 37 की स्पेस छोड़ दो तब जाके एक रेक्टेंगुलर पार्क या रेक्टेंगुलर पॉन्ड बने? ऐसा नहीं हो सकता। सो दिस विल बी नॉट पॉसिबल। सो दिस इज योर आंसर कि x विल बी द 8। अब आपको निकालना क्या था? एक्चुअली क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड। आपको पॉन्ड की लेंथ और ब्रेथ पता करनी है, यानी कि ये दोनों जो आप लेट करके चले थे ना, ये आपको पता करनी है। तो कुछ नहीं, x की वैल्यू रख दो यहाँ पर। 2 इंटू 8 इज 16। आप इसको देख लो, 34 आएगा यहाँ पे। this will be, sorry, this is 16, okay, and this will be 40 minus 2 multiplied by 8 is 16, then again this is 24 meter. So this is the length and breadth of the pond. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इस फिगर में आपको O बताया गया है सेंटर ऑफ द सर्कल, PA और PB जो हैं वो टेंजेंट्स हैं, APB एंगल आपको गिवन है, AQB यानी कि एक तो ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है और AMB यानी कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ भाई, देखो ये OB एक रेडियस है, ये पता होगा सबको, और OB भी एक रेडियस है, और रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, ये मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया था। और PA एक टेंजेंट है यानी कि OA इस पर परपेंडिकुलर होगी, सो दिस विल बी 90, एंड OB जो है वो PB पर टेंजेंट होगी, सो दिस विल बी 90, राइट। अब आप इस क्वाड्रिलेटरल को देखिए, क्वाड्रिलेटरल OAPB, इस क्वाड्रिलेटरल को देखिए, तो एंगल OAP OAPB, ठीक है, या ऐसे ना लिख के आप डायरेक्ट समझिए कि इस क्वाड्रिलेटरल में देखो चार एंगल हैं, एक तो ये 90-90 वाले, एक ये 75 और एक ये वाला एंगल AOB, ये वाला एंगल, यानी कि मैं कह सकती हूँ क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360। सो दिस विल बी 75 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल AOB, दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एंगल AOB आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 105 डिग्री। ठीक है, एंगल AOB आपको मिल चुका है 105 डिग्री। अब एक और प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। भाई ऐसा कहोगे पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी बता रही हैं मैम, है तो देखो सेंटर पर बनने वाला एंगल जो होता है, जैसे कि मान लीजिए ये सेंटर पर बन रहा है, ठीक है, और यहीं से ये बन रहा है सरकमफेरेंस पर, ये वाला एंगल बन रहा है, तो सेंटर पर बनने वाला एंगल हमेशा ट्वाइस होता है। मान लो सरकमफेरेंस पर एंगल जो है थीटा बन रहा है, तो जो बीच में जो बनेगा सेंटर पर बनेगा वो 2 थीटा बनेगा। तो इस लॉजिक के हिसाब से अगर मैं इसको थोड़ा सर्कल को कुछ इस तरह से देखूं, देखो इस तरह से देखो ज़रा इसे, यूं, ठीक है, अगर ये एंगल 105 डिग्री है यानी कि ये 2 थीटा है,
तो ये एंगल क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। समझ रहे हो? सेम बात है, बस थोड़ा घुमा फिरा के दिखा दिया है आपको। ठीक है। सो क्योंकि सेंटर पे एंगल 105 डिग्री है, तो आप कह सकते हो कि सर्कमफेरेंस पर बनने वाला एंगल जो होगा वो आधा होगा। सो ए क्यू बी एंगल इज हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। सो एंगल ए क्यू बी विल बी हाफ ऑफ 105 डिग्री, एंड जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी 52.5 डिग्री। तो ये आ गया आपके पास ए क्यू बी एंगल, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा भी था, शायद ए क्यू बी पूछा था। अब कौन सा बचा है भाई, ए एम बी बचा है, यानी कि ए एम बी, यानी कि ये वाला एंगल और बच गया है क्वेश्चन में। यहाँ देख लो, ए एम बी और बच गया है। ठीक है। अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल देख पा रहे होंगे, ए बी क्यू ए। ठीक है, ए एम बी क्यू, सॉरी, ए एम ए एम बी क्यू, ये क्वाड्रिलेटरल आप देख रहे होंगे। ऑब्वियसली ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि जब भी एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल में इस तरह से इंस्क्राइब्ड हो जाता है ना, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, याद रखिएगा। तो अगर ये ए एम बी क्यू ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, यानी कि जो अपोजिट एंगल है, एंगल ए एम बी प्लस एंगल ए क्यू बी, इनका जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ए क्यू बी आप बता चुके हैं कि ये तो 52.5 डिग्री है, उसको इधर ले जाइए। ए एम बी यहाँ से निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 52.5 डिग्री। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आएगा 127.5 डिग्री, एंड दिस इज द आंसर ऑफ एंगल ए एम बी। तो दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, एक ए एम बी की और एक ए क्यू बी की। आप दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके, सो एक बार अच्छे से इसे देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, अभी सी 12th क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस आपको गिवन है। यहाँ पर बोला है कि पी ए और पी बी ये टेंजेंट्स हैं विद द सेंटर ओ, सच दैट ए पी बी आपको दिया हुआ है 50 डिग्री, और आपसे बोला है ओ ए बी, इसका एंगल आप बता दीजिए, यानी कि ये एंगल बता दीजिए आप। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि पी ए और पी बी सेम पॉइंट से जा रही हैं और ये दो टेंजेंट्स हैं सेम पॉइंट से एक ही सर्कल पर जाने वाली, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि पी ए जो होगी वो पी बी के क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि इन दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल रहेगी। अगर इन दोनों की लेंथ इक्वल रहेगी तो इन ट्रायंगल पी ए बी, अगर आप ट्रायंगल पी ए बी में देखें तो अभी मैंने बताया जब दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं कह सकती हूँ एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए, ये दोनों बराबर होंगे, और मैंने इनको नाम दे दिया थीटा का, कि ये थीटा होंगे। तो मैं चलो इन्हें निकाल ही लेते हैं। फिर क्या करेंगे भाई, ट्रायंगल पी ए बी में तीनों एंगल का सम करेंगे, 50 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 थीटा इज 130 एंड थीटा इज 65 डिग्री। तो चलो ये अच्छी बात है कि आपको यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब एक बार डायग्राम ज़रा हम भी बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, दिस इज ओ ए बी, और यहाँ से ये टेंजेंट है पी ए और पी बी। ठीक है, एक रफली डायग्राम हमने बना लिया है। ये आपको 65 डिग्री मिल चुकी है। आपको मैंने अभी बताया भी था प्रीवियसली क्वेश्चंस में कि जब भी एक रेडियस और टेंजेंट टकराती हैं तो एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं, बताया था मैंने। यानी कि ये पूरा एंगल अगर मैं देखना चाहूँ तो ये 90 डिग्री का होगा, लेकिन 90 में से इतना पार्ट तो 65 हो गया, तो आप इजीली इस पार्ट को निकाल सकते हैं। यानी कि ओ ए बी निकालने के लिए, एंगल ओ ए बी निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा सिर्फ क्या, 90 में से 65 को माइनस, एंड यू विल गेट 25 डिग्री। ठीक है, एक बार फिर देखिए, रेडियस जो है वो टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। बट ये एंगल अभी आप निकाल चुके हैं, एंगल पी ए बी आप निकाल चुके हैं, तो अब ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, एंगल ओ ए बी होगा, जो कि 25 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं।
यहाँ देखिए केस स्टडी 1। अरुण एक 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, एक प्रोजेक्ट बनाता है कोरोना वायरस पे अपनी स्कूल एग्जीबिशन के लिए। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में वो एक स्फेयर लेता है जिसका वॉल्यूम आपको गिवन है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। स्फेयर का वॉल्यूम आपको गिवन है और 11 सिलेंड्रिकल शेप्स का यूज़ करता है। देखो यहाँ दिख रहा होगा 11 सिलेंड्रिकल शेप्स का यूज़ करता है और हर एक सिलेंडर का वॉल्यूम आपको दिया गया है 1540 सेंटीमीटर क्यूब और हर सिलेंडर की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। अब चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आप इसका आंसर दीजिए कि भाई ये इन्फॉर्मेशन तो आपको दे दी है हमने। अब बताइए टोटल वॉल्यूम क्या होगा इस शेप का। तो अब देखिए टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए 13 फर्स्ट। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द शेप विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, क्योंकि उसमें एक तो स्फेयर लगा हुआ है और 11 सिलेंडर लगे हुए हैं। तो आप बोल सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। 1 सिलेंडर का वॉल्यूम उसको मल्टीप्लाई कर दो 11 से। स्फेयर का वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में गिवन है 38808 प्लस 11 सिलेंडर, एक सिलेंडर का वॉल्यूम आपको गिवन है 1540। आप पहले इसका मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में इन दोनों को प्लस कर दीजिए, आपको आंसर मिलेगा 55748 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है भाई कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ 1 सिलेंड्रिकल शेप का। क्योंकि यहाँ तो आपको वॉल्यूम बताया गया है एक सिलेंडर का, आप मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ एक एक सिलेंडर का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ये। वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर, आपको एक सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है यहाँ पे 1540। क्वेश्चन में यहाँ गिवन है 1540। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, दैट विल बी इक्वल टू 1540। पाई की वैल्यू रखो, आर आपको पता नहीं है और हाइट भी आपको गिवन है 10। ठीक है, 1540। क्या यहाँ से आर नहीं निकाल सकते क्या हम लोग? बिल्कुल हम आर निकाल सकते हैं, आपको 7 सेंटीमीटर रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा है कि आप तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, यहाँ वैल्यू रख दो, 2 पाई आर की वैल्यू रख दो और एच की वैल्यू रख दो। क्या मिल जाएगा आप सभी को? 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा, केस स्टडी भी बहुत इजी होती है ना। तो चलो केस स्टडी 2 कर लेते हैं अब। चलो क्वेश्चन देखो, केस स्टडी 2। रोहित इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। रोहित अपने बिल्डिंग पर यहाँ पर खड़ा हुआ है और एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के एंगल पर वो ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि कुछ इस तरह से। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा और सेम एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। विच इज़ अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग। जो कार जो है वो इस तरह से आ रही है, यानी कि इधर की तरफ आ रही है कार विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकंड बाद वो क्या देखता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्वियसली कार का 60 डिग्री हो गया। अभी वो यहाँ देख रहा था, अब वो 6 सेकंड बाद देखता है तो यहाँ होती है, यानी कि यहाँ से आपको पता चला डी से सी तक आने में उसको 6 सेकंड लगे। ये बात क्लियर हुई सभी को? ठीक है, सी तक तो ये डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन कह सकते हो 60 डिग्री, और एलिवेशन यहाँ से भी 60 डिग्री, सेम ही रहेंगे ये तो। ठीक है, हुज डिस्टेंस एट दैट इंस्टेंट फ्रॉम द बिल्डिंग, और उस समय पर वो जो डिस्टेंस थी उसकी बिल्डिंग से वो 25 मीटर थी, जो कि आपको यहाँ शो की गई है। अगर आपने क्वेश्चन को इस तरह से ड्रॉ कर लिया, एक बार समझ लिया, तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है इसके बेसिस पे बताइए भाई फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पोजिशंस ऑफ द कार। ठीक है, इन दोनों कार, ये जो 2 पोजिशंस थी डी और सी, इसके बीच की डिस्टेंस बताओ। तो सबसे पहले तो कुछ नहीं, आप ट्राइंगल ए सी बी को देख लो। ट्राइंगल ए सी बी, इसको देख लो। यहाँ से आप देख रहे हो 1060 की वैल्यू लगाओ ज़रा। 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज़ ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, 1060 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू है 25। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 25√3, यानी कि आपको यहाँ पर हाइट मिल गई 25√3 मीटर। आप कह सकते हो अब ज़रा ट्राइंगल ए बी डी पर आ जाओ, यानी कि इस बड़े वाले ट्राइंगल पर आ जाओ, 30 वाले पर एंगल पे। तो यहाँ पे आप 1030 लगाओ। 1030 फिर से क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन बी डी बेस। अभी आपको पूरा नहीं पता है कि ये कितना है, तो ये आपको नहीं पता, इसलिए आपने बी डी ही लिख दिया।
1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू आपको पता ही है और BD निकालनी है। तो यहाँ से BD जो है वो आएगी 75 मीटर, यानी कि आपको BD पता चल गई 75 मीटर, समझ रहे हो? यानी कि दिस इज B, दिस इज D, आपको ये पता चल चुकी है 75 मीटर। लेकिन ये BC तक की डिस्टेंस तो आपको ऑलरेडी दी गई है 25 मीटर, यानी कि ये कितनी डिस्टेंस बची यहाँ से यहाँ तक? 75 में से 25 माइनस कर दो, 50 मीटर की डिस्टेंस बची। ठीक है, तो यही तो आपको निकालना था कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजिशंस ऑफ कार, यही दो पोजिशंस थी, इनके बीच की डिस्टेंस आपने निकाल ली 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहीं की यहीं, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द कार ने कितना समय लिया भाई फुट तक जाने में स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी कि D से B तक जाने में उसने कितना समय लिया। यहाँ आपको शुरुआत में ही क्वेश्चन में बोला था कि D से C तक आने में तो 6 सेकेंड लग गए थे उसको, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो यहाँ से यहाँ आने में तो 6 सेकेंड लग गए थे। 50 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए 6 सेकेंड लगे। उसने कहा है कि वो तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यानी कि उसका टाइमिंग भी सेम रहना चाहिए। अगर 50 मीटर को कवर करने में 6 सेकेंड लगे तो उसके आधे को कवर करने में, यानी कि 25 मीटर को कवर करने में 3 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, आधा ही टाइम लगेगा। तो 6 + 3 9, एक तरह से आप कह सकते हो जो टोटल टाइम लगा वो क्या था 6 + 3 सेकेंड, यानी कि 9 सेकेंड उसे लगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था और आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हों, क्लियर हो रही हो। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए अगर आपका कोई भी सजेशन हो इस बात को लेके कि और क्या ऐड ऑन किया जाना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए क्रिस्टल मैथ्स को।